अब शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न वाली एक का उदाहरण नंबर 2। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं प्रश्न वाले सब में। जैसे प्रश्न वाली 1.1, प्रश्न वाली 1.2, प्रश्न वाली 1.3 और प्रश्न वाली 1.4 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हालांकि हम लोग प्रश्न वाली 1 शुरू कर चुके हैं, इसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, अथवा एल्गोरिथम, हम लोग दोनों पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पूर्णांकों की विभाज्यता, ठीक है, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो हम लोग समझ चुके हैं, उसके बाद साथ साथ हम लोग एल्गोरिथम भी समझ चुके हैं। इसमें एक नया आया है कि पूर्णांकों की विभाज्यता, ये क्या होता है। ठीक है, पूर्णांकों का जो है ना भाग लगने का नियम, विभाज्यता का मतलब क्या होगा, भाग लगने का नियम। जैसे पूर्णांकों, जैसे पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक तो हम लोग पढ़े थे जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, इसलिए संख्या, ये जो उदाहरण नंबर 2 लिखे हैं हम लोग, इसमें क्या बोला है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये हो गया कहाँ से, पूर्णांकों की विभाज्यता से। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या बोल रहा था, प्रत्येक सम संख्या, धनात्मक का मतलब प्लस वाला, ठीक है, जितना सारा सम संख्या होगा सब के सब 2q के रूप का होगा। जैसे कोई भी सम संख्या ले लो, 10 एक सम संख्या है ना, इसको अगर हम 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, और शेषफल कुछ भी हुआ है क्या, 0 है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बोल रहा था कि भाजक 2 है गुना भागफल प्लस शेषफल होता है ना, शेषफल 0 है, यानी कि ये जो है ना, ये क्या है, ये तो q का मान है ना, तो मतलब क्या है, ये भाजक हो गया 2 और q, इसमें q मतलब हमेशा 2q के ही रूप का होगा। 5 जो है वो q का मान है ना, उसको हम लोग q लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और शेषफल तो इसमें हमेशा 0 है, 0 ही रहेगा इसमें सम संख्या में, ठीक है। और इसमें जो है ना ये 2, ये b का मान दिया हुआ है, मतलब कि 2 से हमेशा भाग देना है। सम संख्या को 2 से भाग दोगे हमेशा इसी रूप का आएगा, ठीक है, हमेशा 2q और हमेशा शेषफल 0 बचेगा। फिर वही बोला है नीचे, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1, अगर किसी भी विषम पूर्णांक को तुम 2 से भाग दोगे, विषम पूर्णांक हम लोग एक 13 ले लेंगे, 2 से भाग देंगे ना, क्या होगा, 6 दूना 12, और शेष कितने बचेगा, यानी कि 2q प्लस 1, हमेशा 2q प्लस 1। उसमें क्या बोला है, जहां q कोई पूर्णांक हुआ, मतलब q का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है, q का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो इसमें 2 b का मान दिया ऑलरेडी, q का मान तो कुछ भी हो सकता है इसमें, हम लोग किसी दूसरे संख्या से भाग देंगे, मान लो कि हम 15 ले लिए इस बार, तो ये 7 बढ़ जाएगा, इसमें होगा कितना 14, शेष तो उतना ही बचेगा ना। मतलब क्या है कि q का मान बदल सकता है, मतलब जहाँ q पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक बोले तो कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे, धनात्मक पूर्णांक होगा, ये तो माइनस में आता है, ये कभी, ठीक है। और उसके बाद हमेशा से 1 बचेगा नहीं, तो ये तो होता है। अब हम लोग को यही सिद्ध करके दिखाना है, दर्शाइए है ना, हम लोग को दिखाना है कि कैसे होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी मैथ में होगा समस्या, वो किस में आएगा, पूर्णांकों की विभाज्यता में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ हम लोग प्रश्न वाली 1.1 में भी पढ़ने वाले हैं, वो किससे निकाल रहे हैं हम लोग, अभी निकालेंगे एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एल्गोरिथम से हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। उसके बाद जो है प्रश्न वाली 1.2 में हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद प्रश्न वाली 1.3 में अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना, यानी कि इससे हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपरिमेयता सिद्ध करना, ठीक है। जैसे हम लोग ये तो जानते हैं ना कि √3, √5, √2, इस तरह का जो संख्या होता है इसको हम लोग अपरिमेय कहते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं को
अपरिमेय तो सिद्ध करना है। अब ये तो है लेकिन है कैसे, वो सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, उसके बाद शांत और अशांत दशमलव प्रसार, जो कि हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके थे, क्लास 9 में पढ़े थे। ठीक है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न वाली 1.4 में। तो अभी फिलहाल हम लोग शुरू करने वाले हैं उदाहरण को। ठीक है, उदाहरण तो समझ में आ गया है ना क्या करना है इसमें। प्रत्येक विषम पूर्णांक हमेशा क्या होगा, 2q + 1 होगा। चाहे किसी भी तुम लोग पूर्णांक संख्या को ले लो, बस विषम होना चाहिए, तो ये होगा। अगर सम है तो ऐसा होगा। ठीक है, तो इसको अब सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बोल रहा था उसमें, सॉल्यूशन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से याद है हम लोग क्या याद किए थे, 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, है ना, याद है। देखो 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, मतलब उसमें क्या था, दिए रहने पर ना, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं के लिए अद्वितीय, के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है। ठीक है, चलो इसमें हम लोग को बी का मान क्या, 2q है ना, मतलब कि ये बी का मान है, भाज्य को हम लोग बी से लिखते हैं ना, तो यहाँ पर करेंगे माना b बराबर, चलो एक को ले लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a तथा b बराबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई धनात्मक पूर्णांक ये ले लिए, जैसे हम लोग उसमें 2 से 13 को भाग दिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं ना, भाज्य है तो मानना पड़ेगा, तो इसमें भाज्य ए ले लिए, माना कि हम लोग ए को भाग दे रहे हैं और किससे भाग दे रहे हैं, बी 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, जब इसमें अब 2 संख्या हो गया, ए और बी मिल गया हम लोग को, अब हमेशा क्या रहता है, क्यू और आर विद्यमान रहता है। ठीक है, इसलिए हम लोग और एक चीज लिखना भूल गए, वो लिख लेते हैं। तो मेन चीज क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है, और जहां पर आर, जो आर है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, या फिर बी से हमेशा छोटा। ठीक है, अब इसको देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ठीक है, हम लोग इसमें ए का मान है, ए का मान तो है नहीं, बी का मान 2 है, तो बताओ बी का मान जो 2 है हमारे पास, इसलिए आर का मान क्या क्या हो सकता है, बताओ। हाँ, इसको देख के हम लोग बता सकते हैं, आर हमेशा 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, तो आर का मान 0 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आर का मान 1 भी हो सकता है, क्योंकि वो बी से छोटा है ना। आर का मान 2 नहीं हो सकता, मतलब कि बी जो शेषफल, जो क्यू का मान है, ये आर का मान, शेषफल जो है, इसमें कभी भी ऐसा होगा क्या, जैसे 10 को हम भाग देंगे, 4 बार भाग देंगे, इसमें आर लिख देंगे, शेषफल 2, ऐसा कभी होगा क्या, भाग ऐसा कभी होता है, नहीं होता है। तो मतलब कि बी का मान हमेशा आर से
छोटा रहेगा तो इसमें केवल r का मान 0 और 1 ही हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को r का मान और r का मान मिल गया। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, इसमें हम लोग मान रखते हैं। ठीक है, इसमें इसे a बराबर जब हम लोग क्या करेंगे, जब r बराबर 0 हो, जब r का मान 0। ठीक है, जब r का मान 0 होगा तो a बराबर क्या होगा, a बराबर b का मान क्या लिए हैं हम लोग, 2 लिए हैं, 2 और q, 2q प्लस 0, 2q प्लस 0। तो हम लोग का इसमें फाइनली क्या आ गया, 2q आ गया। ठीक है, वैसे ऐसा ही होगा 2q। अब जब r का मान, जब r बराबर 1 होगा, जब r बराबर 1 होगा तब देखो a का मान क्या होगा, इसमें a बराबर bq होता है ना, b का मान हम लोग 2 ले लेते हैं डायरेक्टली, 2 और q प्लस r का मान क्या है, इसमें डायरेक्टली r 0 ले लिए थे और समान बैठा दिए थे इसमें, तो इसमें क्या होगा 1 होगा, क्योंकि bq प्लस r होता है, bq प्लस r, तो r का मान 1, तो ये हमेशा उसी रूप में रहेगा। एक काम करते नहीं तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा, हम लोग एक बार ये रखते हैं bq प्लस r। ठीक है, तो इसमें b का मान 2, q और प्लस r का मान 0 बराबर 2। ठीक है, और इसमें bq प्लस r बराबर b का मान 2q प्लस r का मान 1, तो हमेशा ये इसी रूप में रहेगा, q प्लस 2q प्लस 2q। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया जी। मतलब कि r का मान हमेशा तो यही होने वाला है, दूसरा होने वाला है नहीं। तुम लोग किसी भी संख्या को 2 से भाग देके देख लो, r का मान हमेशा 0 या फिर 1 होगा, 0 से कम भी नहीं होगा, ये तो तय है, r कभी 0 से कम होता ही नहीं है। उसके बाद और r जो है b से कभी बड़ा होगा नहीं, उसके बराबर भी नहीं होगा। ठीक है, तो r का मान 0 और 1 हो सकता है, जब भी r का मान या फिर 0, r का मान 0 रहने से सम संख्या 2q के रूप का होगा, और r का मान 1 होने से वो विषम संख्या होगा और उसका रूप 2q प्लस 1 इस रूप में हमेशा रहेगा। ठीक है, चलो तुम लोग पहले इसको उतार लो, यहाँ तक हो गया। चलो आप लिखते हैं नीचे, पता नीचे आएगा कि नहीं, पता यहाँ लिखते हैं, पता प्रत्येक धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक पूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, इसको उतार लो, उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे उदाहरण नंबर 3। उतारो, चलो आप देखते हैं उदाहरण नंबर 3। ठीक है, तो पढ़ के देखो, दर्शाइए एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ पूर्णांक। ठीक है, इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है। ठीक है, और विषम पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक होगा, उसको भाग देंगे तो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। यहाँ पर 4q
भी हो सकता है, 4 क्यू प्लस 2, ये दोनों चीज नहीं है, देखो है 4 क्यू प्लस 1 है और 4 क्यू प्लस 3 है। इसमें किसके बारे में बोला है? विषम संख्याओं के बारे में बोला है, ठीक है, विषम संख्याओं के बारे में। तो कोई भी एक विषम संख्या ले लो और उसको 4 से भाग देके देखते हैं। चलो 4 से भाग देंगे तो 17 ले लेते हैं, उसको 4 से भाग देना है क्योंकि b का मान कितना है इसमें 4 है, b का मान तो 4 ही लेना है और b क्या होता है भाज्यक, तो 4 चौके 16, शेष कितना बचेगा 1, यानी कि ये तो 4 है, ये क्या है q है, तो 4 q प्लस कितना होगा 1, ये विषम पूर्णांक के लिए हो गया। उसके बाद हम लोग लेते हैं 23, ठीक है, 23 को भाग देते हैं 4 से, कितना होगा 4 पंजे 20 और शेष 3। तो ये तो है q का मान, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं 4q प्लस 3, ठीक है जी। अब क्या 4q और 4q प्लस 2 हो सकता है? कभी ऐसा आ सकता है अगर विषम पूर्णांक ले तो? ऐसा कभी नहीं आएगा। जब हम लोग सम संख्या लेंगे थे, जब भी कोई सम संख्या लेंगे, जितना बड़ा संख्या ले लो, अगर सम संख्या लेंगे तो वो 4 5 20, तो शेषफल क्या होगा 0, यानी कि ये q का मान है तो 4 q के रूप का हो गया, ठीक है। और उसके बाद वही अगर हम लोग 22 लेंगे 4 से भाग देंगे, ठीक है, 4 5 20, शेष कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी कि ये तो है q का मान 4q प्लस 2। सम संख्या हमेशा 4q प्लस 4q प्लस 2 के रूप में होगा और विषम संख्या हमेशा ये 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होगा, ठीक है। तो हमें यही सिद्ध करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है, मतलब q पूर्णांक है बोले तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो 0 भी आ सकता है, 0 हाँ, तो q का मान 0 भी हो सकता है ना, पूर्णांक 0 से स्टार्ट होता है, वो दोनों तरफ अनंत तक है, माइनस इधर माइनस में अनंत तक, और पूर्ण संख्या ना होता है 0 से। चलो हाँ, फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। चलो हाँ, बताएगा क्या था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र? नहीं, उसमें क्या था, सिद्ध करना है। यहाँ हम उसमें क्या लिखे थे, सोल्यूशन लिखे थे क्या? सोल्यूशन तो होगा, इसको सोल्यूशन नहीं करना है, हम लोग को दर्शाना है ना, सिद्ध करना है। क्या लिख रहे हैं यहाँ? दो धनात्मक, अब पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। अब क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसमें हल कर देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से दो धनात्मक पूर्णांक को a और b के लिए ऐसा अद्वितीय संपूर्ण कहाँ के लिए ऐसा अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है। मतलब कि ये इस तरह का जब भी तुम लोग को किताब मिलेगा तो ये लिख लेना,
ठीक है, जो पूरा परिमेय है पूरा लिख लेंगे। दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसा अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है। और क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये था जीरो। और दूसरा क्या था, वो जीरो से बड़ा होगा, आठ जो है जीरो से बड़ा या उसके बराबर होगा। उसके बाद आठ जो है फिर बी से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, ये बात तय है। उसके बाद माना इसमें तो दो धनात्मक पूर्णांक ए है, यानी कि माना धनात्मक पूर्णांक ए, इसमें विषम पूर्णांक लेना था ना हम लोग को, विषम पूर्णांक ले लेते हैं। विषम पूर्णांक बराबर ए तथा बी बराबर क्या होगा, बी बराबर ठीक है। देखो तो अब इसमें बैठाते हैं, ये बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान कितना होगा, इसमें 4 होगा और क्यू प्लस आर होगा। ठीक है, देखो जब इसमें बी का मान 4 हम लोग रखे तो आर का मान क्या क्या हो सकता है, आर का मान क्या क्या हो सकता है, जीरो से बड़ा या बराबर और बी से हमेशा छोटा, बी से हमेशा छोटा। इसमें क्या रहा है ना कि हम 4 बी का मान 4 रखें, ठीक है, और इसलिए बी से 8 हमेशा छोटा होता है, मतलब कि 4 से छोटा होगा अब। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे आर बराबर, बताओ क्या क्या होगा। आर बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। उसके बाद 0 भी तो हो सकता है ना, और होगा क्या, नहीं होगा। और एक बात हम लोग जो अभी हम लोग देखे, जब भी हम लोग सम संख्याओं को भाग देते हैं तो शेषफल 0 और 2 बचता है, और जब हम लोग विषम संख्याओं को भाग दिए तो शेषफल 1 और 3 बचता है। दूसरा आएगा ही नहीं, उतना दिन से हम लोग यही सीख रहे हैं, उतना देर से नहीं। यूक्लिड वजन प्रमेय का, ठीक है, वो ये कह रहा है कि आर का मान हमेशा बी से छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। भाजक का मान कितना है, 4। ठीक है, और सम संख्या विषम संख्या पर अब इसमें हम लोग आर का मान क्या लेंगे, आर का मान 1 और 3 लेंगे। ठीक है, अब जब आर बराबर 1 होगा, जब आर बराबर 1 लेंगे तो इसमें बैठाएंगे अब हम लोग मान, इसमें मान रखेंगे तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर बी का मान 4 है तो 4 रख देते हैं, 4 क्यू प्लस आर है अभी ना, तो इसमें रख देते हैं 4 क्यू प्लस ए। ठीक है, और उस पर जब फिर आर बराबर क्या होगा, 3, दिखा दे रहा नीचे नहीं दे रहा, आर बराबर 3, तो ए बराबर हो जाएगा 4 क्यू प्लस, पहले आर ना आर, तो 4 क्यू प्लस, तो इसको हम लोग अभी क्या माने हैं, हम लोग 1 और 2 इसमें 0 और 2 क्यों नहीं लिए, क्योंकि ए को हम लोग पहले ही मान चुके हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है ना, विषम पूर्णांक है, इसलिए हम लोग आर का मान 0 और 2 नहीं लेंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहीं से हटा देते हैं उसको, आर का मान 1 हो सकता है और 3 हो सकता है। ठीक है, क्यों है,
अब सवाल तुम लोग का मन में आएगा, जैसे अभी पूछा कि सर क्यों, तो मतलब कि आर का आर जो ये जो है हम लोग भाग किसको दे रहे हैं, ये को भाग दे रहे हैं ना, ये तो विषम संख्या है, और जब विषम संख्या को भाग दे रहे हैं तो शेषफल 1 और 3 ही बचता है। ठीक है, चलो इतना हो गया। तुम लोग इसको उतार सकते हो, अभी पहले उतार लो, उसके बाद फिर देखते हैं। चलो अब इसको नीचे लिखते हैं ना, नीचे, हाँ इसके नीचे लिखना है। ठीक है, और उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, जब हम लोग पहले भाग दिए, जब भाग दिए तो उसमें शेषफल हम लोग का 0 आने से हम लोग का क्या आ रहा था, 4 के रूप का आ रहा था। जब शेषफल 2 आने से 4 प्लस 2 के रूप का आता था। ठीक है, और ये दोनों हम लोग इसमें नहीं निकाले हैं, और आर का मान जो है हम लोग 0 और 1 लिए भी नहीं। ठीक है, अब क्यों नहीं लिए हैं ये बात हम लोग इसमें लिख देते हैं, क्योंकि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक ठीक है, क्योंकि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। हम लोग इसमें विषम पूर्णांक क्या लिखे, विषम पूर्णांक लिख दिए ना, तो इसी से ये बात स्पष्ट हो जाएगा कि इस जो है ना ये तो 4 और 4 प्लस 2 के रूप का नहीं होगा, इसलिए यहाँ 4 यहाँ पूर्णांक 4 या 4 प्लस 2 के रूप का नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट में कर देंगे, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कैसा होता है, 4 प्लस 1 और 4 प्लस 3 के रूप का हमेशा से होगा, हमेशा होगा ऐसा है। ठीक है, पूर्णांक 4 प्लस 1 और यहाँ कर देते हैं, यहाँ 4 प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक है, चलो